और बेटा चैप्टर का नाम क्या बेटा? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। इसमें जो एनसीईआरटी बुक में एक बार देखोगे लिखा है ना चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे देखो लिखा है मैग्नेटिक फोर्स। क्या लिखा है? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में इस जगह पे लिखा है। उसके बाद एक चीज़ और है, मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंज फोर्स। ओके, तो यहाँ पे बार बार एक टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे वहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता था ई, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है? बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता था न्यूटन पर कूलम और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, साइंटिस्ट का नाम। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव करके बताया था, ओके, वो था बायट एंड सबर्ट। तो उसमें पहला लॉ जो है बायट सबर्ट्स लॉ, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कारण का नहीं, कोई कंडक्टर हो उसके एक स्मॉल पार्ट को लेंगे तो उसमें से कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, कोई एक पॉइंट है, मतलब इससे तो करंट पास हो रहा है, पॉइंट मतलब पी है, और जो स्मॉल पार्ट जो उसका स्मॉल लेंथ दैट इज डीएल है। तो डीएल से यहाँ का डिस्टेंस जो है आर है, और ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो डीएल के साथ थीटा एंगल करता है। उस केस में दिखा गया जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। dV is directly proportional to dl, that's the small length. dV is directly proportional to sin theta. थीटा बढ़ते जाएगा, साइन थीटा बढ़ेगा, और साइन थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा। जब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे। ओके, तो dV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, मतलब वही कूलम्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ में जो था इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जितनी डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड घटते चले जाएगा। ओके, तो आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डीवी सबको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए कांस्टेंट इंटू करना पड़ता है। कांस्टेंट जो होता है यहाँ पे वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 अब म्यू नॉट क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁷। यूनिट क्या होता है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है, टी से डिनोट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 आई फॉर एम्पियर, डीएल मीटर, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, साइन थीटा तो डायमेंशनलेस। तो म्यू नॉट अपॉन 4 का यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये हो जाने के बाद डीवी को जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई डी एल क्रॉस आर, जो आई डी एल होता है ना वेक्टर होता है। आई तो वेक्टर नहीं होती है, आई स्केलर, बिकॉज आई को बताने के लिए डायरेक्शन देने का कोई जरूरत नहीं है। तो आई डी एल क्रॉस आर, ये वाला वेक्टर क्वांटिटी आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इसको ओपन करोगे तो क्या होगा? आई डी एल साइन थीटा आर अपॉन आर क्यूब, तो क्या हो जाएंगे? आर स्क्वायर। ओके, ये वाला वेक्टर फॉर्म में, ये वाला नॉर्मल मैग्नेटिक। ठीक है, म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट के वैल्यूज क्या होगा? 4π×10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ एंड फ्रॉम दिस लॉ डिफाइन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायोट-सावर्ट लॉ BC आ जाएगा,
पी से डिनोट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को है। तो स्टेटमेंट में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, directly proportional to the length of the wire, directly proportional to the sine of the angle between current element and position vector of the point, or inversely proportional to the square of the distance of the point from the conductor. Okay? जब इससे हम लोग 1 टेस्ला का डेफिनेशन बनाएंगे तब क्या होगा, dV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। dV का वैल्यू 1 टेस्ला करना है तो dV तो 10 टू द पावर -7, I को 1 करना पड़ेगा तभी तो 1 आएगा, इसको 1 करना पड़ेगा, ये तो 1 करेंगे 1 करेंगे, इसको 1 करने के लिए थीटा 90 डिग्री लेंगे तो 1 हो जाएगा, और r के वैल्यू भी 1 लेंगे, इसको 10 टू द पावर 7 से इंटू करेंगे तब जाके 1 होगा। That means 1 Tesla is the magnetic field, कितने टाइम्स होना चाहिए, 10 to the power 7 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 1 एम्पियर करंट of conductor of length 1 meter at a point 1 meter away from the wire, and that is the point will be on the position perpendicular to the wire। तो एक डेफिनेशन इस तरीक़ा से तुमको बनाना है, जो देखो डेफिनेशन दिया बुक में, 1 टेस्ला is 10 to the power 7 times the magnetic field produced by conducting wire of length 1 meter and carrying current of 1 ampere at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it। ये वाला डेफिनेशन अभी बोर्ड में आके तुम लोग को लिखना है। कौन लिखेगा, वो लोग बैठे रहो, और जो नहीं लिख सकते हो खड़े हो जाओ। हाँ आ जाओ। अच्छा, 1 टेस्ला का डेफिनेशन लिख दिया। 1 टेस्ला is 10 to the power 7 times the magnetic field produced by the conducting wire of length 1 meter and carrying current carrying is in it is 1 ampere and the distance of the point is 1 meter from it। परपेंडिकुलर कहाँ गया बेटा, परपेंडिकुलर कहाँ गया, छूट गया, लिखो लिखो लिखो, आ जाओ परपेंडिकुलर लिखो। तब स्टेटमेंट 1 टेस्ला का पूरा हो गया कि 1 टेस्ला is 10 to the power 7 times the magnetic field produced by the conducting wire of length 1 meter and carrying current in it is 1 ampere and the distance of the point is 1 meter from it and perpendicular to it। ओके, अभी करेक्ट। इसके बाद तुम लोग को बोर्ड में लिखना है कि नंबर 1 बायट-सावर्त लॉ का स्टेटमेंट, नंबर 2 जो है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना आएगा, नंबर 3 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन 3 कर लेते हैं, 3 सिमिलैरिटीज बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायट-सावर्त लॉ एंड 3 डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायट-सावर्त लॉ, 2 और 3 जो जितना भी लिख सकता है। ठीक है, तो पहले कोई आ रहे हो उसको लिखने के लिए बायट-सावर्त लॉ का स्टेटमेंट सीधे करना है। उसके बाद नेक्स्ट कोई आ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन बताने के लिए थोड़ा सा बड़ा तीसरा जो आ रहे हो तो सिमिलैरिटी, यहाँ पे हो जाएगा सिमिलैरिटी, इसको हटा देता हूँ। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस 4 जगह पर। ओके, दीपिका जी, हाँ बेटा, जो बायट-सावर्त लॉ में जो स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला था, स्टेटमेंट लिखा गया है अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ ऑफ मैग्नीट्यूड, बायट-सावर्त लॉ द मैग्नीट्यूड of the magnetic field
according to Boltzmann's law, the magnitude of magnetic field is directly proportional to the current I. dB is directly proportional to I. Directly proportional to the length, directly proportional to the sin theta, directly proportional to the square of the distance. तो inversely proportional. क्या लिखा गया? Combining all we get dB is directly proportional to ideal sin theta upon r square. और यहाँ पे proportionality constant का तो mu naught upon 4 pi the values 10 to the power minus 7 टेस्ला पर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. वेक्टर फॉर्म में dB mu naught upon 4 pi I real cross r upon r cube. टेस्ला का डेफिनेशन पहले हो. मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करके बाकी फॉर्मूला यूज करना, बिकॉज ये तो हमने पहले सिखाया. इसमें और दो चीज़ है. मूविंग चार्ज वाला चार्ज वाला मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज को क्या होगा? फोर्स फील होगा. तो वहाँ पे जो फॉर्मूला आता है ये QVB sin थीटा. ओके, दैट मीन्स साइन जीरो है तो कोई फोर्स फील्ड नहीं होगी. दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो चार्ज जो जाएगा उसके बीच में कुछ एंगल होना चाहिए. एंगल 90 होगा तो मैक्सिमम फोर्स फील्ड होगा. ओके, इसीलिए तुम लोग ये सब पढ़ते थे ना 90 डिग्री को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. दूसरे में भी यही चीज़ है. BIL sin थीटा 90 डिग्री होगा तब फोर्स ज़्यादा फील होगी. ठीक है ना? लेफ्ट हैंड रूल फोर्स के लिए है ना. तो F इक्वल टू BIL sin थीटा. करंट करिंग कंडक्टर ये कौन सा? मूविंग चार्ज वेलोसिटी लेके जा रहा है. तो यहाँ से तुम्हारा इसका डायमेंशन फाइंड करना आसान है. फोर्स का ML/2 D का B रख दिया, I का एम्पियर, L का L sin थीटा. तो डायमेंशन लेस तो B का जो आ गया M T to the power -2 A to the power -1 ये डायमेंशन. उसके बाद बोला था सिमिलैरिटी लिखने के लिए. सिमिलैरिटी का S फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को दोनों लोग फॉलो करते हैं. सिमिलैरिटी का S फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बहुत लोग फॉलो करते हैं. कौन सा लॉ? कूलॉम्स लॉ है, पार्ट्स समझ. दूसरा जो है L फॉर लॉन्ग रेंज फील्ड होता है. I फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है ना? डिफरेंस में वही पे लिख दिया. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर क्वांटिटी आइडियल and electric field is produced by scalar quantity TQ. Magnetic field is proportional to sin of angle between the element and the displacement vector, while there is no such relation in Coulomb's law. नहीं तो ये बोल सकते हो एंगल डिपेंडेंट होता है. कौन? बार्ट्स-ट्रैवल लॉ. और Coulomb's लॉ एंगल इंडिपेंडेंट होता है. ओके, क्लियर? एंगल किसके बीच में होता है? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एज वेल एज मान लो लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ओके, ये हमारा बात हो गया.